विश्व पत्रकार दिन के उपलक्ष्य में वीएनएम विशेष में देखिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल देवपुरकर से एक खास मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। हम जैसा आपने देखा हमने अभी तक राजनीति की बात की। कल वर्ल्ड प्रेस डे था जिसमें आपने अविनाश मनियार से हमने आपसे मुलाकात करवाई और आज उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक को, उसी विषय को लेकर एक अजीम शख्सियत बड़ौदा की हमारे बीच में है, जिन्हें हम अनिल देवपुरकर के नाम से जानते हैं। अनिल देवपुरकर के लिए मैं अगर ऐसा कहूँ कि कमोबेश सभी अखबारों में, बड़ौदा के अखबारों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और मेरे ख़्याल से कोई पत्रकार जगत का कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अनिल देवपुरकर के नाम से या नाम को नहीं जानता हो। इवन मैं यहाँ तक कहूँगा कि पढ़ने वाले भी, अखबार पढ़ने वाले भी भली भांति अनिल साहब को अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस डे के उपलक्ष्य में। उनसे जानेंगे कि पत्रकारिता क्या है, उनसे जानेंगे कि पत्रकारों की आज़ादी क्या है, उनसे जानेंगे कि ये चौथा जो स्तंभ है लोकशाही का, वो किस तरीके से काम करता है। अनिल भाई, आपका स्वागत है। शुक्रिया। अब जहाँ तक जैसे परिचय की बात है तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर आपको परिचय में देने लगूँ कि कहाँ से शुरू किया, कैसे हुआ। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा संक्षिप्त में आपसे कि आपके जीवन का जो पत्रकारिता कैसे शुरू किया आपने, वो कौन सी घटना थी जिसने पत्रकार बना दिया? मुझे क्रिएटिव राइटिंग मतलब मौलिक लेखन का मुझे पहले से शौक़ था जब मैं पढ़ता था, और तब से मैंने इसीलिए सोचा था कि मैं अगर पत्रकारिता में जाऊंगा तो वहाँ भाषा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी अगर वो प्रोफेशन में मैं जाऊँ। तो एक पहले टारगेट बनाया था कि जर्नलिस्ट ही बनूँगा, और फिर उस ज़माने में बड़ौदा में सिर्फ एक ही अखबार हुआ करता था, लोकसत्ता। तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैं वहाँ चक्कर काटता था अखबार में, और रोज़ शाम को UNI-PTI के तार ट्रांसलेट करने का काम मुझे ट्रेनिंग के हिसाब से दिया जाने लगा। कोई पैसा नहीं मिल रहा था। मैंने 4-5 साल वो काम किया, रोज़ शाम को जाता था, और उसके सामने 2 सप्लीमेंट्स में मेरी 2 कॉलम छपती थी, और उसके मुझे एक कॉलम के 15 रुपये उस ज़माने में मिलते थे। कौन से साल की बात है ये? 78 की बात है, 1978 की। तो उस हिसाब से मैंने कम से कम 5-6 साल वहाँ पर मैं काम करता रहा, सीखता रहा, और मैंने पूरे पत्रकारिता के सभी क्षेत्रों के बारे में सीख लिया वहाँ काम करते करते। वो आखिर पत्रकारिता की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पत्रकार, कैसा लिखना चाहिए? आजकल हो यह गया है कि जो देखते हैं वो लिख देते हैं, लेकिन उसको इंटरप्रेट करके, या जो दिखता है और जो छुपा हुआ है और नहीं दिख रहा है वो ढूंढ के लाना, वो काम अभी नहीं होता है। अब पोस्टमैन का काम होता है, सिर्फ यहाँ से लेके वहाँ देने वाली बात हो गई है, क्योंकि मोबाइल का ज़माना आ गया है, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो सब खबर मिल जाती है बैठे बैठे। तो वो फिज़िकली वहाँ जाके खबर लेना, छानबीन करना, तो वो डेढ़ मतलब एक टपाले का काम हो जाता है कि ला के दे दिया हमने बस। प्रेस की आज़ादी के लिए ही ये वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है ना? तो प्रेस की आज़ादी क्या है, मतलब किस तरीके से काम करता है ये चौथा स्तंभ? मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि बाकी के तीनों स्तंभ से भी ज़्यादा महत्व का रोल चौथा स्तंभ कर सकता है। अगर ये सही मायने में अपना रोल अदा करे तो ये देश में बहुत कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली आपने कहा सही मायनों में। मैं आपसे वही सवाल करना चाहूँ, सही मायना क्या है एग्जैक्टली? मैं पहला सवाल भी मेरा ये था, लेकिन निस्वार्थ भाव से खबर देना, उसके किसी का मतलब किसी को हाथा बन के या किसी को अपना शोल्डर दे के पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है कि हर प्रेस अपने एक राय, खुद की राय रखने लगा है सामने, और या तो किसी को अपनी राय रखनी है तो वो राय रखने का उसको जो मौका मिलता है उसके फ़ायदे लिए जाते हैं, तो लोगों तक सही जो है वो नहीं जाता है। आपको लगता है कि अखबार भी अभी किसी विचारधारा के साथ या पार्टी के साथ जुड़, खुद पार्टी हो गए हैं अखबार? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो अखबार का काम है जो जैसा है वैसा रख देना है, और रीडर्स को या दर्शकों को ये सोचने का मौका देना है कि आप अपनी राय खुद बनाओ। हम अखबार या मीडिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आज अपनी राय थोप देता है,
वो कहता है कि आप दिमागी मत इस्तेमाल करो आपका, हम आपको राय भी बना के ही दे देते हैं तैयार। मेरा एक और छोटा सवाल था जो छुप गया आपकी बातचीत में, कि पत्रकारिता और अखबार जो किसी के प्रभाव में आ गए हैं, वो प्रभावित होकर लिखे जाते हैं, ऐसे अखबार को क्या कहेंगे आप? ऐसे जर्नलिज्म को क्या कहेंगे आप? तो ये तो येलो जर्नलिज्म ही हुआ, जिसको मतलब ये होना नहीं चाहिए। आइडियल जर्नलिज्म ये है कि तटस्थता, उसकी निष्पक्षता उसकी बरकरार रखे, तो ये काम होना चाहिए। लेकिन वो आफ्टर ऑल अखबार निकालने वाले और अखबार में काम करने वाले लोग भी इंसान है। वो कहीं ना कहीं कोई भी वजह से या तो किसी के बहकावे में आ जाते हैं, या तो कोई लालच से, या कोई भी एक वजह से वो सर मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। मैं एक ऐसे पत्रकार को जानता हूँ जिसने ऐसे लेख लिखे कि सरकारें बदल गई। उसका नाम है अनिल देवपुर। वो क्या था, मतलब क्यों, कैसे लिख दिया गया वो आपका लेख, जिससे एक सरकार का तख्ता पलट दिया आपने? वो घटना थोड़ी बताएं दर्शकों को हमारे। मुझे भी इतनी लंबी कैरियर में कुछ साल ऐसे मिले हैं जहाँ मैं बहुत ही फ्रीडम से लिख पाया हूँ, और ये वही साल है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा। वो कौन से एडिटर थे जिन्होंने आपको इतना आज़ादी दी, फ्रीडम दी? वो एडिटर से ज़्यादा मालिक की उसमें हिम्मत थी। मैं जानना चाहूँगा। अभियान नाम का गुजराती मैगजीन, उस ज़माने में अविनाश पारेख उसके मालिक थे। बॉम्बे बेस्ड मैगजीन था। उसमें मैं गुजरात का ब्यूरो चीफ था और मैं काम करता था। तो मुझे ऐसा क्लू मिला, कहीं से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि केशु भाई अमेरिका जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, और उनके जाने के बाद गुजरात में रिवॉल्ट होने वाला है भाजपा में, और शंकर जी वाघेला कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, ऐसी बात मुझे पता चली। तो मैं 4-5 दिन उस स्टोरी के पीछे लग गया। फॉर्चुनेटली मुझे सब ऐसे लोग मिलते गए, ऐसे क्लू मिलती गई कि जिससे वो स्टोरी मेरी कंफर्म होती गई, और पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। उसके बाद मैंने उसको क्रॉस चेक कर लिया एक बार कि कुछ गड़बड़ नहीं है ना, और मुझे जब विश्वास हो गया मैंने आर्टिकल भेजा बॉम्बे। तो उस ज़माने में फैक्स से आर्टिकल भेजने का समय था। तो आर्टिकल पढ़ते ही मेरे एडिटर एकदम खड़े हो गए कि यार ये तो लाइव जिंदा बॉम्ब है। तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि यार ये तो साला अगर नहीं हुआ ऐसा तो हमारी इज्जत चली जाएगी मैगज़ीन की। अपनी एक रेपुटेशन होती है हर पब्लिकेशन की। तो ये क्या, मैंने बोला मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे विश्वास है ये होने वाला है, और मैंने बहुत क्रॉस चेक करके बहुत मेहनत करके ये स्टोरी की है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आज बाई चांस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है अभियान के, और मैं एडिटर हूँ तो मैं मीटिंग में जाता ही हूँ। तो मैं जाता हूँ और मालिकों को ही बोलता हूँ कि आप डिसाइड करो इसको छापना है या नहीं छापना है। तो शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा गुजराती जर्नलिज्म में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एजेंडा के बाकी के सब काम बाजू पे रख के पहले मेरी स्टोरी पढ़ी गई जी। उसके ऊपर चर्चा हुई और सबने ऐसा डिसाइड किया कि स्टोरी बहुत ही हॉट है, अगर ये होता है तो हमको बहुत क्रेडिट मिलेगी इसको ब्रेकिंग न्यूज़ करने के। और तो फिर अविनाश भाई को सबने पावर ऑफ अटर्नी दिया कि आप 2 मिनट अनिल भाई से बात कर लो फ़ोन पे। अगर वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है ये होने वाला है, तो फिर हम सोचते हैं क्या करना है। तो चालू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मुझे अभियान के मालिक चेयरमैन अविनाश पारेख ने फ़ोन किया और मेरे साथ बात की। मैंने उनको बोला कि सर अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं मेरा रेजिग्नेशन फैक्स कर देता हूँ आपको, अगर ये गलत होती है स्टोरी तो मेरा रेजिग्नेशन ले लेना। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको विश्वास है तो हम ये कवर पेज स्टोरी बनाते हैं। और उन्होंने जो हिम्मत दिखाई एक मालिक की हैसियत से, वो ऐसे मौके कोई भी पत्रकार के जीवन में बहुत कम बार आते हैं। और वो मेरी कवर पेज स्टोरी छपी मंडे को, जिस दिन अभियान मैगज़ीन बाज़ार में आया, तो जैसा कहा गया ऐसा बॉम्ब ही फटा ऐसा मान लो। और पूरे पॉलिटिकल फील्ड में जो हंगामा चालू हुआ उस दिन से वो आज तक चालू है। वैसे देखो तो आपको थ्रेट नहीं आया? मुझे शंकर जी वाघेला ने खुद ने भी बहुत डांटा कि आपने मेरी पूरी कैरियर को खुद चौपट कर दिया, 40 साल की ये वो सब, और बहुत सारी मुझे मर्डर की धमकियाँ आई, लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। ऐसे अलग अलग स्टोरी में अलग अलग एक्सपीरियंस बहुत हुए हैं मेरी कैरियर में। तो वो तो होता है। इतनी बोल्ड स्टोरी लिखते हैं, आपको डर नहीं लगता?
डर तो नहीं था, क्योंकि मैं खुद ऐसा सोच रहा था कि मतलब इतने मेरे पास क्लू जो थी और जो मेरे पास प्रूफ थे उसके, वो इतने सॉलिड थे कि मुझे पता था कि ये होने वाला है। और मैंने उसमें लिखा था कि केशु भाई को अमेरिका से आधी जर्नी छोड़ के वापस आना पड़ेगा, वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे होंगे। ओह, शंकर जी वाघेला के पास 48 एमएलए है और वो उनको नेबरिंग स्टेट में ले जाने वाले हैं कहीं, और डायरेक्ट फ्लोर पे लेके आएंगे जब विश्वास का मत संपादन करने का होगा उस दिन। और ये सब मैंने आर्टिकल में लिखा हुआ था। यानी आपने ये सब पूरी योजना थी वो पहले से बता दी। उन्होंने फिर भी हुआ। और शंकर जी का कहना ऐसा था कि मैं 2-3 महीने के बाद करने वाला था, जो मुझे ये छप गया इसलिए जल्दी करना पड़ा। ये करने वाले थे, नक्की थे, आपकी वजह से जल्दी हो गया, जल्दी करना पड़ा एक बार। लेकिन उसका फ़ायदा भी मुझे हुआ, ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक एमएलए को जाके कन्विंस करता कि हमें क्यों रिवोल्ट करना चाहिए, केशु भाई को क्यों नहीं चलाना चाहिए। उसके बदले वो सामने से मेरे पास आने लगे एमएलए और कहने लगे कि बापू हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। तो मेरी पूरी मेहनत ही बच गई ये आर्टिकल की वजह से। तो शंकर सिंह वाघेला ने आपको रिवॉर्ड दिए? नहीं, कुछ नहीं है, बस मुझे थैंक्स बोला सुरेश मेहता ने। अच्छा। जब वो चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि बीजेपी ने उस वक्त ऐसा सोचा कि केशु भाई को हटा के अगर शंकर सिंह को सीएम बनाएंगे तो पार्टी में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आप रिवोल्ट करो। ओके। तो उनको तो बना ही नहीं सकते सीएम। हाँ, वो सजेस्ट करें उनको हम बनाएंगे, उनकी राय ली जाएगी वो। तो शंकर जी ने उस वक्त सुरेश मेहता का नाम लिया और सुरेश मेहता को चीफ मिनिस्टर बना गया। तो शपथ विधि के दिन मैं वहाँ फंक्शन में हाजिर था। सुरेश भाई ने शपथ ली एज ए चीफ मिनिस्टर, वो साइन करके वो नीचे आए और मुझे गले मिले और मेरे कान में ऐसा कहा कि थैंक यू, मैं आपकी वजह से चीफ मिनिस्टर बन पाया। तो गुजरात की राजनीति अनिल देवपुरकर को भूल नहीं सकती। तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हजूरिया, खजूरिया और मजूरिया ये शब्द मैंने सबसे पहली बार इस्तेमाल किए थे मेरे आर्टिकल में। उसके बाद सबने किए। बीबीसी भी ये शब्द का इस्तेमाल करती थी, हर अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजी चैनल वाले भी ये शब्द का इस्तेमाल करने लगे थे। तो ये इतना पॉपुलर वर्ड। इतनी सारी बातें बताई, तो आप ये बता दें कि हजूरिया क्या होता है और मजूरिया क्या होता है और खजूरिया क्या होता है? जो पावरफुल नेता है उनकी जी हजूरी करने वाले हजूरिया लोग हैं। मजूरिया पार्टी में, हर एक पार्टी में ऐसे लोग होते हैं, पार्टी वर्कर्स। हाँ, जो साइलेंटली काम किया करते हैं, ना उनकी कोई अपेक्षा होती है, उनको कोई ओहदे नहीं दिए जाते, कोई ऐसा फ़ायदा नहीं दिया जाता, लेकिन वो बस अब एक कमिटेड होते हैं, पार्टी के लिए काम किया करते हैं। ऐसे मजूरिया वर्ग हर पार्टी में होता है। और खजूरिया क्या होता है सर? खजूरिया जो खजुराहो गए, मैं समझा जो खजूर खाते हैं, मतलब इससे जो खजुराहो लेके गए थे शंकर सिंह वाघेला, तो इसलिए उनको खजूरिया कहा गया। अनिल भाई, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने लोगों को, लेकिन अब आप ही बताइए कि कुछ, ये तो एक आपकी जीत हुई, आपके जीवन में ऐसा भी हुआ होगा कि आपने स्टोरीज लिखी और चाहते थे छपे और लोगों ने नहीं छपी। मैं इंसिडेंट बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत मेरे लिए, मेरी कैरियर में जो बहुत ऐसे कुछ इंसिडेंट्स है जो कभी नहीं भूलूंगा, उसमें से एक है। तो सर मैं नंदेसरी इंडस्ट्रियल एरिया में 15-20 दिन तक घूमता रहा। सुबह निकल जाता था और देर शाम तक वहाँ घूमता था, लोगों को मिलता था, और वहाँ जो पॉल्यूशन होता था उसके ऊपर मैंने पूरा स्टडी किया। तो जो जानवर पानी में से निकलते थे उनके मांस जल जाते थे और सिर्फ हड्डियाँ रह जाती थी। वो मुंह डालते थे पानी पीने के लिए, तो पूरा मांस जलाओ और सिर्फ हड्डियाँ दिख रही है, दांत दिख रहे हैं गायों के, भैंसों के। ऐसे मैंने देखे लोगों को जो स्किन डिसीज़ हुए हैं, वो सब मैंने देखा, स्टडी किया। उसके ऊपर मैंने पूरा एक मटेरियल इकट्ठा करके मैंने सोचा कि ये अवेयरनेस पॉल्यूशन के लिए भी हो और ये सब बंद हो, ये ज़रूरी है। इसलिए मैंने वो सीरीज़ ऑफ आर्टिकल लिखने का डिसाइड किया। तो मैं अखबार का नाम नहीं बताऊंगा, और हाँ बिल्कुल छूट है सर को। फॉर्चुनेटली वो मालिक उस दिन यहाँ बड़ौदा में थे, तो मैंने उनसे बात की जाके कि मैंने ऐसा ऐसे काम किया है और मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज़ ऑफ आर्टिकल हो, ताकि एक अवेयरनेस भी आए लोगों में, और गवर्नमेंट अगर कुछ करती है तो ये सब बंद हो तो वर्कर्स को भी फ़ायदा होगा वहाँ का। और तो उन्होंने बोला अच्छा है, बोलो ये करो, ये आप सीरीज़ चालू करो। तो मैंने दूसरे दिन से मेरी सीरीज़ फ्रंट पेज पे 3 कॉलम मेरी पूरी ऊपर से नीचे तक पहला एपिसोड मेरा छपा, और नीचे लिखा था क्रमशः, मतलब नेक्स्ट एपिसोड कल,
और मुझे बाईलाइन के साथ मेरी स्टोरी छपी। दूसरे दिन मैंने दूसरा एपिसोड लिख के दिया मेरे एडिटर को, तो उन्होंने लेके वो ड्रॉअर में रख दिया अपने। तो मैंने सोचा वो काम में होंगे, पढ़ना बाकी होगा, तो इसलिए शायद, तो ठीक है। वो एपिसोड मेरा नहीं छपा दूसरे दिन। तो ये मेरी इज्जत का सवाल था, क्योंकि मेरी बाईलाइन से स्टोरी छपी थी और नीचे क्रमशः लिखा था अगर दूसरा एपिसोड नहीं छपता है तो लोग ऐसा मान सकते हैं कि मैंने कुछ एडजस्टमेंट कर लिया है और मैंने ही विड्रॉ कर लिया है। तो मेरी इम्प्रेशन अगर मेरे लिए गलत मैसेज जाता है तो मेरे लिए टॉलरेबल नहीं था। इसलिए मैंने एडिटर को पूछा कि क्या हुआ, क्यों नहीं छापा। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालिक ने मना कर दिया है और कह दिया है कि बस एक एपिसोड छपा है, अब बंद कर दो, हमें ये कंटिन्यू नहीं करना है। अब वो ज़माना ऐसा था कि फ़ोन पे भी मालिक इजीली अवेलेबल नहीं थे, तो उसमें 2 4 5 दिन निकल गए। फिर मेरी मालिक से बात हुई, तब उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने तो मना किया ही नहीं है। और मैं चिंता कर रहा था कि दूसरा एपिसोड क्यों नहीं लिखा आपने, मैं ये सोच रहा था। तब जाके पता चला ऐसा भी होता है, हुआ ऐसा। और मेरे नाम से बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया था वो बंद करने के लिए। ऐसा मुझे जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया वो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वालों के लिए, हाँ, वही लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आपको आपका हिस्सा मिल गया। तब मुझे पता चला कि वजह यह है। फिर उसके बाद जब मालिक यहाँ आए दोबारा, तब मैंने उनको बोला कि या तो मेरी सीरीज़ कंटिन्यू फिर से की जाए या तो मेरा रेजिग्नेशन ले लीजिए, क्योंकि ये मेरा नाम ख़राब हो रहा है इसमें। और मैं इतना चाहता हूँ कि वो लोगों को सामने बिठाया जाए यहाँ एसोसिएशन वाले को, और जिसने मेरे नाम से पैसे लिए हैं और मेरे हिस्से के लिए है, मेरे हिस्से के पैसे वो उनको मेरी प्रेजेंस में वापस दे दे। बाकी के पैसों से का क्या करना है वो आप जाने और लेने वाला जाने, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने उसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। अच्छा, पूरा शूट किया सब, और उसकी कमेंट्री लिखी गुजराती में, उसकी इंग्लिश कमेंट्री भी की, और दोनों डब करके उस वक्त के पर्यावरण मंत्री केंद्र के मेनका गांधी को मैंने वो भेजी। अच्छा, तो वो देख के वो एकदम चौंके कि इतना सारा हो रहा है, इतना ये है हालत। फिर वो आपको याद होगा तो पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा कि सेंट्रल के मिनिस्टर ने सरप्राइज विजिट ली बड़ौदा की। बड़ौदा के कलेक्टर को भी नहीं मालूम था, गुजरात के चीफ मिनिस्टर को भी नहीं मालूम था, चीफ सेक्रेटरी को भी मालूम नहीं था, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई किसी को नहीं पता था। वो सुबह फ्लाइट में आए और सीधे टैक्सी में कार में लेके हम नंदेसरी गए उनको, और सब जगह घुमाया, दिखाया, GSFC वो सब जगह पे जो चल रहा था वो। और वहाँ पहुँचने के बाद सब गवर्नमेंट मशीनरी को पता चला कि सेंट्रल की मिनिस्टर यहाँ स्पॉट पे आई है, और फिर सब भागते हो गए, पुलिस कमिश्नर से लेके कलेक्टर से लेके सब। और उन्होंने जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उसकी वजह से बहुत कुछ बदलाव आया उस समय नंदेसरी में। ये कौन से सन की बात है? 88-89 की बात है जी। तो उसकी वजह से ये बहुत कुछ बदलाव आए और बहुत अच्छा हुआ। और हुआ ये कि जो मेरी सीरीज़ नहीं छपी थी, एक ही एपिसोड एक ही अखबार में छपा था, उसके बदले ये सब अखबार ने छापना पड़ा। दर्शक मित्रों, अनिल भाई देवपुरकर मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ। आज और एक लालच भी भरा हुआ है कि आज इन्हें जाने नहीं देना है, लेकिन आज ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। ये चर्चा जारी रहेगी। आज की वार्ता या हमारी जो चर्चा है आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर हाजिर रहूँगा आपको अनिल देवपुरकर के साथ में बकाया बात करने के लिए। नमस्कार।